जीव जनन कैसे करते हैं? जीवों के जनन की क्रियाविधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें, जीव जनन क्यों करते हैं? वास्तव में पोषण, श्वसन और उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रम की तुलना में किसी विशिष्ट जीव को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। फिर जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करें जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है? कक्षा में इस प्रश्न के संभावित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक होगा। इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीवों इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वो जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश विशिष्ट उत्पन्न नहीं करता तो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता भी नहीं चलता, क्योंकि स्पीशीज में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। हमें कैसे पता चलता है कि दो विशिष्ट एक ही स्पीशीज के सदस्य हैं? सामान्यतः हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं। अतः जनन करने वाले जीव सतित का सृजन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखाई देते हैं। क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? विभिन्न जीवों की अभिकल्प आकार और आकृति समान होने के कारण वे सदृश प्रतीत होते हैं। शरीर का अभिकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अतः आपने मूलभूत स्तर पर जनन जीवों के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है। कक्षा 9 में आप या हम पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र के डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है जो जनन से संतति पीढ़ी में जाती है। कोशिका के केंद्र के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होता है। इस संदेश के भिन्न होने के अवस्था में बनने वाले प्रोटीन भी भिन्न होगी। विभिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शरीर अभिकल्प में भी विविधता होगा। अतः जनन की मूल इकाई डीएनए की प्रतिकृति बनना है। डीएनए की प्रतिकृति बनाने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती हैं। जनन कोशिका में इस प्रकार डीएनए की दो प्रतिकृतियां बनाती हैं तथा उनका एक दूसरे से अलग होना आवश्यक है, परंतु डीएनए की एक प्रतिकृतियां को मूल कोशिका में रखकर दूसरी प्रतिकृति को उसके बाहर निकाल देने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि दूसरी प्रतिकृति के पास जैव प्रक्रम के अनुरक्षण हेतु संगठित कोशिकाओं संरचना तो नहीं होगी। इसीलिए डीएनए की प्रतिकृति बनने के साथ साथ दूसरी कोशिकीय संरचनाओं का सृजन भी होता है। इसके बाद डीएनए की प्रतिकृतियां विलग हो जाती है। परिणामत एक कोशिका विभाजन होकर दो कोशिकाएं बनाती हैं। दोनों कोशिकाएं यद्यपि एक समान हो, परंतु क्या वे पूर्ण रूपेण समरूप हैं? इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि प्रतिकृति की प्रक्रियाएं कितनी यथार्थ से संपादित होती हैं। कोई भी जैव रासायनिक प्रक्रियाएं पूर्ण रूपेण विश्वसनीय नहीं होती। अतः यह अपेक्षित है कि डीएनए प्रतिकृति की प्रक्रिया में कुछ विभिन्नता आएगी। परिणामतः बनने वाली डीएनए प्रतिकृतियां एक समान तो होगी, परंतु मौलिक डीएनए के समरूप नहीं होगी। हो सकता है कि कुछ विभिन्नताएं इतनी उग्र हो कि डीएनए की नई प्रतिकृतियां अपने कोशिकीय संगठन के साथ समायोजित नहीं हो पाए।
इस प्रकार की सत्ती कोशिका मर जाती है। दूसरी ओर डीएनए प्रतिकृति की अनेक विभिन्नताएं इतनी उग्र नहीं होती है, अतः सत्ती कोशिकाएं समान होते हुए भी किसी न किसी रूप में एक दूसरे से भिन्न होती है। जनन में होने वाली यह विभिन्नताएं यह प्रक्रम का आधार है, जिसकी चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे। विभिन्नता का महत्व। अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि परितंत्र में स्थान अथवा निकेतक ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध जीवों की शरीर संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति स्पीशीज की समष्टि के अस्थायित्व का संबंध जनन से है, परंतु निकेतन में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर हैं। पृथ्वी का ताप कम या अधिक हो सकता है, जल स्तर में परिवर्तन अथवा किसी उल्का पिंड का टकराना इसके कुछ उदाहरण हैं। यदि एक समष्टि अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं, तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावनाएं हैं। तो यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई विशिष्ट समष्टि है तथा वैश्विक उष्मीकरण ग्लोबल वार्मिंग के कारण जल का ताप बढ़ जाता है, तो अधिकतर जीवाणु विष्टि मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्तित ही जीवित रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं। अतः विभिन्नताएं स्पीशीज की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी है। प्रश्न, डीएनए की प्राकृतिक जनन में क्या महत्व है? और जीवों की विभिन्नता स्पीशीज के लिए लाभदायक है, परंतु विष्टि के लिए आवश्यक नहीं। एकल जीवों में जनन की विधि। 100 ml जल में लगभग 10 ग्राम चीनी का घोल ले लीजिए। आप परखनली में इस विलयन में 20 ml लेकर उसमें एक चुटकी ईस्ट पाउडर डाल दीजिए। परखनली के मुख को रुई से ढककर किसी गर्म स्थान पर रख दीजिए। 1 या 2 घंटे पश्चात परखनली में ईस्ट संवर्धक के 1 बूंद स्लाइड को लेकर उसे पर कवर स्लिप रखिए। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से स्लाइड का परीक्षण कर लीजिए। क्रियाकलाप 8.2। डबल रोटी के एक टुकड़े को जल में भिगो कर ठंडे नम और अंधेरे कमरे में रखिए। आवर्धक लेंस की सहायता से स्लाइस की सतह पर निरीक्षण कीजिए। अपने 1 सप्ताह के परीक्षण कापी पर रिकॉर्ड कीजिए। ईस्ट की वृद्धि एवं दूसरी क्रियाकलाप में कवकों की वृद्धि के तरीके की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। इस चर्चा के बाद कि जनन किस प्रकार का कार्य करता है, आइए हम जानें कि विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं। विभिन्न जीवों के जनन की विधि उनके शारीरिक अविकल्प पर निर्भर करती है। विखंडन। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके परीक्षित किए गए हैं। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआओं की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्य 2 बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में किसी कोशिका विभाजन किस भी तल से हो सकता है, कहीं से भी टूट गया। ये दिखाया है अमीबा का द्विखंडन। ये टूटा हुआ अमीबा एक खंड रहा, उससे दूसरा टूट रहा बीच से धीरे धीरे टूट के अलग हो जाते, 2 पार्ट बन जाते हैं। अमीबा की अस्थायी स्लाइड का सूक्ष्मदर्शी की सहायता से परीक्षण कीजिए। इस प्रकार अमीबा के द्विखंडन की अस्थायी स्लाइड का परीक्षण कीजिए। अब दोनों स्लाइडों की तुलना कर लीजिए। ये लेशमीनिया का द्विखंडन दिखाया गया। देखिए पहले ए वाले में बी से देखिए, सी वाले में 2 बन रहे हैं धीरे धीरे, इसी तरह डी में 2 बन गए, ई में आपको 2 अलग अलग दिख रहे हैं और एफ में अलग से बन गए। परंतु कुछ एक कोश के जीवों में शारीरिक संरचना अधिक संगठित होती है। उदाहरण के लिए कालाजार के रोगाणु लेशमीनिया में एक कोशिका के एक सिरे पर कोड़ के समान सूक्ष्म संरचना होती है। ऐसे जीवों में द्विखंडन एक निर्धारित तल से होता है। मलेरिया परजीवी प्लेज्मोडियम जैसे एक अन्य कोश के जीव एक साथ अनेक सतत कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं, जिसे बहुखंडन कहते हैं।
दूसरी ओर इष्ट कोशिका से छोटे मुकुल उभर कर कोशिका से अलग हो जाते हैं तथा स्वतंत्र रूप से वृद्धि करते हैं, जैसा कि हम क्रियाकलाप 8.1 में देख चुके हैं। ये प्लाज्मोडियम में बहुखंडन क्रियाकलाप खंडन 8.4 क्रियाकलाप एक झील अथवा तालाब जिसका जल गहरा हरा दिखाई देता हो, जिसमें तंतु के समान संरचना हो, उससे कुछ जल एकत्र कीजिए। एक स्लाइड पर एक अथवा दो तंतु लीजिए रखिए, इन तंतुओं पर ग्लिसरीन की एक बूंद डालिए कर कवर स्लिप से ढक दीजिए। सूक्ष्मदर्शी के नीचे स्लाइड का परीक्षण कीजिए। क्या आप स्पाइरोगाइरा तंतुओं के विभिन्न ऊतक पहचान सकते हैं? सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय जीवों में जनन की सरल विधि कार्य करती है। उदाहरण के लिए स्पाइरोगाइरा सामान्यतः विकसित होकर छोटे छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाते हैं। यह टुकड़े अथवा खंड वृद्धि करना जीव इस विष्ट में विकसित हो जाते हैं। क्रियाकलाप 8.4 के परीक्षण के आधार पर हम क्या इसका कारण खोज सकते हैं, परंतु यह सभी बहुकोशिकीय जीवों के लिए सत्य नहीं है। वे सरल रूप से कोशिका दर कोशिका विभाजित नहीं होते। ऐसा क्यों? इसका कारण है कि अधिकतर बहुकोशिकीय जीव विभिन्न कोशिकाओं का समूह मात्र ही नहीं है। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर ऊतक का निर्माण करती है तथा ऊतक संगठित होकर अंग बनाते हैं। शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है। ऐसी सजग व्यवस्थित परिस्थिति को कोशिका दर कोशिका विभाजन अव्यवहारिक तथा बहुकोशिकीय जीवों को जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है। बहुकोशिकीय जीवों द्वारा प्रयुक्त एक सामान्य युक्ति यह है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती हैं। इसी सामान्य व्यवस्था का परिपालन करते हुए इस प्रकार के जीवों में जनन के लिए विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। क्या जीव अनेक प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है? इसका उत्तर है कि जीव में कुछ ऐसी कोशिकाएं होनी चाहिए जिनमें वृद्धि, क्रम प्रसरण तथा उचित परिस्थिति में विशेष प्रकार की कोशिका बनाने की क्षमता हो। पुनरुद्भवन पुनर्जन्म पूर्ण रूपेण विभेदित जीवों में अपने कायिक भाग से नए जीवों का निर्माण की क्षमता होती है। अर्थात यदि किसी कारण वह जीव क्षत विक्षत हो जाता है अथवा कुछ नए टुकड़ों में टूट जाता है तो इसके अनेक टुकड़ों वृद्धि कर नए जीवों में विकसित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रा तथा प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़े विकसित होकर पुनर्जीवित का निर्माण कर देते हैं। यह पुनरुद्भवन कहलाता है। चित्र 8.3 पुनरुद्भवन पुनर्जन्म विशिष्ट कोशिका द्वारा संपादित होता है। इन कोशिकाओं के क्रम प्रसरण से अनेक कोशिकाएं बन जाती हैं। कोशिकाओं के इस समूह से परिवर्तन के दौरान विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं एवं ऊतक बनते हैं। यह परिवर्तन बहुत व्यवस्थित रूप से एक क्रम से होता है जिसमें परिवर्धन कहते हैं, परंतु पुनरुद्भवन जनन के समान नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि प्रत्येक जीव के किसी भी भाग को काटकर सामान्यतः नया जीव उत्पन्न नहीं होता। प्लेनेरिया का पुनरुद्भवन एक जीव से अलग अलग 3 खंड में कटकर 3 अलग अलग जीव बनते हैं। मुकुलन हाइड्रा जैसे प्राणी पुनर्जन्म की क्षमता वाली कोशिकाओं का उपयोग मुकुलन के लिए करता है। हाइड्रा में एक कोशिकाएं के नियमित विभाजन के कारण एक स्थान पर उभरा विकसित हो जाता है। यदि उभरा मुकुलन वृद्धि करता हुआ नन्हे जीव में बदल जाता है तथा पूर्ण विकसित होकर जनक से अलग होकर स्वतंत्र जीव बन जाता है। इस पर मुकुलन हाइड्रा के में मुकुलन कायिकी प्रवर्धन ऐसे बहुत से पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जैसे जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नए पौधा उत्पन्न करते हैं। अधिकतर जंतुओं के विपरीत एकल पौधे की क्षमताएं का उपयोग जनन की वृद्धि के रूप में करते हैं। पर्तन, कमल अथवा रोपण जैसी कायिकी प्रवर्धन की तकनीकी का उपयोग कृषि में भी किया जाता है। गन्ना, गुलाब तथा अंगूर इसके कुछ उदाहरण हैं। कायिकी प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए पौधों की अपेक्षा पुष्प एक फल कम समय में लगाते हैं। यह पद्धति केला, संतरा, गुलाब तथा चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए होता है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। कायिका प्रवर्धन का दूसरा लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से
जनक पौधे के समान होते हैं। क्रियाकलाप 8.5 का एक आलू लेकर उसकी सतह पर निरीक्षण कीजिए। क्या इसमें कुछ गर्त दिखाई देता है? आलू के छोटे छोटे टुकड़ों में से कि इस प्रकार काटिए कि कुछ में तो यह गर्त हो और कुछ में नहीं। एक ट्रे में रुई की पतली परत बिछाकर उसे गीला रखिए। कालिकाओं गर्त वाले टुकड़े को एक और, बिना गर्त वाले टुकड़े को दूसरी ओर रख दीजिए। अगले दिन तक इन टुकड़ों में होने वाले परिवर्तन का परीक्षण कीजिए। ध्यान रखिए कि रुई में नमी बनी रहे। वे कौन टुकड़े हैं जिनके हरे प्ररोप तथा जड़ विकसित हो जाते हैं। इस तरह उसमें आलू के नुकीले पार्ट में अंकुरित हो जाएगा। तो ये कालिकाएँ दे रखी, कालिकाओं के साथ बायोफिलियम की पत्ती। इस प्रकार ब्रायोफिलियम की पत्ती की ओर पर कुछ कालिकाएँ विकसित होकर मृदा में गिर जाती हैं तथा नए पौधों में विकसित हो जाती है। चित्र 8.5 क्रियाकलाप। एक मिनी प्लांट लीजिए। इसमें कुछ टुकड़ों से इस प्रकार काटिए कि प्रत्येक में से एक कम से कम एक पत्ती अवश्य हो। 2 पत्तियों के मध्य वाले भागों के कुछ टुकड़े काटिए। सभी टुकड़ों के एक सिरे को जल में डुबो कर रखिए तथा अगले कुछ दिनों तक उनका अवलोकन कीजिए। कौन से टुकड़े में वृद्धि होती है तथा नई पत्तियां निकलती हैं। आप अपने परीक्षण से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यह भी जानिए कि उत्तक संवर्धन तकनीकी में पौधे के उत्तक अथवा उसकी कोशिकाओं को पौधे के शीर्ष के वर्धमान भाग से पृथक कर नए पौधे उगाए जाते हैं। इन कोशिकाओं को कृत्रिम पोषक माध्यम से में रखा जाता है जिसमें कोशिकाएं विभाजित होकर अनेक कोशिकाओं का छोटा समूह बनाती हैं जिसे कैलस कहते हैं। कैलस को वृद्धि एवं विभेदन के हार्मोन युक्त एक अन्य माध्यम में स्थानांतरित करते हैं। पौधों को फिर मिट्टी में रोप देते हैं जिससे कि वे वृद्धि कर विकसित पौधे बन जाते हैं। उत्तक संवर्धक तकनीकी द्वारा किसी एकल पौधे से अनेक पौधे संक्रमण युक्त परिस्थितियों में उत्पन्न किए जा सकते हैं। इस तकनीक का उपयोग सामान्यतः सजावटी पौधों के संवर्धन में किया जाता है। बीजाणु समासंग। अनेक सरल बहुकोशिकीय जीवों में भी विशिष्ट जनन कोशिकाएं संरचनाएं पाई जाती हैं। क्रियाकलाप 8.5 में ब्रेड पर धागे की कुछ संरचनाएं विकसित हुई थी। यह राइजोपस का कवक जाल है। ये जनन के भाग नहीं है परंतु ऊर्ध्व तंतुओं पर सूक्ष्म गुच्छ गोल संरचनाएं जनन में भाग लेती हैं। ये गुच्छ बीजाणुधानी हैं जिनमें विशेष कोशिकाएं अथवा बीजाणु पाए जाते हैं। चित्र 8.6 में यह बीजाणु वृद्धि कर के राइजोपस के नए जीव उत्पन्न करते हैं। बीजाणुओं के चारों ओर एक मोटी भित्ति होती है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उनकी रक्षा करती है। नए सतह के संपर्क में आने पर वह वृद्धि करने लगती है। ये बीजाणु राइजोपस में बीजाणु का महासंघ। जब अब तक जनन की जिन विधियों में हम चर्चा की है उनमें सभी में नई पीढ़ी का सृजन केवल एक एकल जीव द्वारा होता है। इसे अलैंगिक जनन कहते हैं। द्विखंडन गठन में किस प्रकार भिन्न है? बीजाणुओं द्वारा जन्म से जीव किस प्रकार लाभान्वित है? क्या आप इस कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता है कि जटिल संरचना वाले जीव पुनर्द्रवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं? कुछ पौधों को उगाने के लिए कांति प्रवर्धन का उपयोग किया जाता है। डीएनए की प्राकृतिक बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? लैंगिक जनन। हम जनन की उस विधि से परिचित हैं जिसमें नई संतति उत्पन्न करने हेतु 2 विशिष्ट एकल जीवों की भागीदारी होती है। न तो केवल बैल संतति बछड़ा पैदा कर सकता है और न ही मुर्गी से नए चूजे उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसे जीवों में नवीन संतति उत्पन्न करने हेतु नर एवं मादा दोनों लिंगों की आवश्यकता होती है। इससे लैंगिक जनन की सार्थकता क्या है? एक लैंगिक जनन की कुछ सीमाएं जिनकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। लैंगिक जनन प्रणाली क्यों एकल पैतृक कोशिका से 2 संतति कोशिकाओं के बनने में डीएनए की प्रतिकृति बनाना तथा कोशिकीय संगठन दोनों ही आवश्यक है। जैसा कि हम जान चुके हैं कि डीएनए प्रतिकृति की तकनीकी पूर्ण यथार्थ नहीं है। परिणामी त्रुटियां जीव की समष्टि
में विभिन्नता का स्रोत हैं। जीवों की प्रत्येक विशिष्ट विभिन्नताओं द्वारा संरक्षित नहीं हो सकती हैं, परंतु स्पीशीज की समिष्ट में पाई जाने वाली विभिन्नता उस स्पीशीज के अस्तित्व को बनाए रखने में सहायक हैं। अतः जीवों में जनन की कोई ऐसी विधि अधिक सार्थक होगी जिसमें अधिक विभिन्नता उत्पन्न हो सके। यद्यपि डीएनए प्रतिकृति की प्रणाली पूर्ण रूपेण यथार्थ नहीं है, वह इतनी परिशुद्ध अवश्य है कि उनकी विभिन्नता अत्यंत धीमी गति से उत्पन्न होती है। यदि डीएनए प्रतिकृति की क्रियाविधि कम परिशुद्ध होती तो बनने वाले डीएनए प्रतिकृतियां कोशिका की संरचना के साथ सामंजस्य नहीं रख पाती। परिणामतः कोशिका की मृत्यु हो जाती है। अतः परिवर्तन उत्पन्न करने के प्रक्रम को किस प्रकार गति दी जा सकती है? प्रत्येक डीएनए प्रतिकृति में नई विभिन्नताएं के साथ साथ पूर्व पीढ़ियों की विभिन्नताएं भी संग्रहित होती रहती हैं। अंततः समष्टि के दो जीवों में संग्रहित विभिन्नताओं के पैटर्न भी काफ़ी भिन्न होंगे, क्योंकि यह भी विभिन्नताएं जीवित विश्व में पाई जा रही हैं। अतः यह सुनिश्चित ही है कि यह विभिन्नताएं हानिकारक नहीं हैं। दो अथवा अधिक एकल जीवों की विभिन्नताएं के संयोजन से विभिन्नताओं के नए संयोजन उत्पन्न होंगे, क्योंकि इस प्रक्रम में दो विभिन्न जीव भाग लेते हैं। अतः प्रत्येक संयोजन अपने आप में एक अनोखा होगा। लैंगिक जनन में दो भिन्न जीवों से प्राप्त डीएनए को समाहित किया जाता है, परंतु इससे एक नई समस्या पैदा हो सकती है। यदि संतति पीढ़ी में जनक जीवों के डीएनए का युग्मन होता रहे तो प्रत्येक पीढ़ी में डीएनए की मात्रा पूर्व पीढ़ी की अपेक्षा दोगुनी होती जाएगी। इससे डीएनए द्वारा कोशिकीय संगठन पर नियंत्रण टूटने का अत्यधिक संभावना है। इस समस्या के समाधान के लिए हम कितने तरीके सोच सकते हैं? हम पहले ही जान चुके हैं कि जैसे जैसे जीव की जटिलता बढ़ती जाती है वैसे वैसे ऊतकों की विशिष्टता बढ़ती जाती है। उपरोक्त समस्या का समाधान जीवों के इस प्रकार खोजा जिसमें विशिष्ट अंगों में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की परत होती है, जिनमें जीवों की कायिकी कोशिका की अपेक्षा गुणसूत्रों की संख्या अधिक होती है तथा डीएनए की मात्रा भी अधिक होती है। यह कोशिका विभाजन की प्रक्रिया जिस अर्धसूत्रीय विभाजन कहते हैं के द्वारा प्राप्त किया जाता है। दो भिन्न जीवों की यह युग्मन कोशिकाएं लैंगिक जनन में युग्मन द्वारा युग्मनज जाइगोट बनाती हैं तो संतति में गुणसूत्रों की संख्या एवं डीएनए की मात्रा पुनः स्थापित हो जाती है। यदि युग्मजन वृद्धि एवं परिवर्तन द्वारा नए जीवों में विकसित होता है तो इसे ऊर्जा का भंडार भी पर्याप्त होना चाहिए। अति सरल संरचना वाले जीवों में प्रायः दो जनन कोशिकाओं युग्मन की आकृति एवं आकार में विशेष अंतर नहीं होता है अथवा वे समाकृत भी हो सकते हैं, परंतु जैसे ही शारीरिक डिजाइन अधिक जटिल होता है जनन कोशिकाएं भी विशिष्ट हो जाती हैं। एक जनन कोशिकाएं अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं एवं उसमें भोजन के पर्याप्त भंडार भी होता है, जबकि दूसरी अपेक्षाकृत छोटी एवं अधिक गतिशील होती हैं। गतिशील जनन कोशिकाओं को नर युग्मन तथा जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे मादा युग्मजन कहते हैं। अगले कुछ अनुभागों में हम देखेंगे कि इन प्रकार के युग्म को सृजन की आवश्यकता ने नर एवं मादा विशिष्टों जनक में भेद उत्पन्न किए हैं तथा कुछ जीवों में नर एवं मादा में शारीरिक अंतर भी स्पष्ट दृष्टिगोचर होते हैं। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन आवृत बीजीय एंजियोस्पर्म का जननांग पुष्प में अवस्थित होते हैं। अतः पुष्पों के विभिन्न भागों के विषयों में पहले ही पढ़ चुके हैं। बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर एवं स्त्री केसर। पुंकेसर एवं स्त्री केसर पुष्प की जनन भाग हैं जिसमें जनन कोशिकाएं होती हैं। पंखुड़ी और बाह्य दल के क्या कार्य हो सकते हैं? जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर में से कोई एक जननांग उपस्थित होता है तो वो पुष्प एक लिंगी कहलाता है। पपीता, तरबूज। जब पुष्प के पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं तो गुड़हल, सरसों तो उन्हें उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। पुंकेसर नर जननांग है जो परागण करते हैं। परागण सामान्यतः पीले हो सकते हैं। अपने देखा होगा कि जब आप किसी पुष्प के पुंकेसर को छूते हैं तब हाथ में एक पीला पाउडर लग जाता है। स्त्री केसर पुष्प के केंद्र में अवस्थित होता है।
तथा यह पुष्प का मादा जननांग है। यह 3 भागों से बना होता है। आधार पर उभरा फूला भाग अंडाशय होता है। मध्य में लंबा भाग वर्तिका है तथा शीर्ष भाग वर्तिकाग्र है, जो प्रायः चिपचिपा होता है। भंडारण में बीजांड होते हैं तथा प्रत्येक बीजांड में एक अंडे कोशिका होती है। परागण द्वारा उत्पादित नर युग्मन अंडाशय की कोशिकाएं मादा युग्मन से संलयित हो जाती हैं। जनन कोशिकाओं के इस युग्मन तथा निषेचन से युग्मजन बनता है, जिसमें नए पौधों में विकसित होने की क्षमता होती है। अतः परागणों के पुंकेसर से वर्तिकाग्र तथा स्थानांतरण की आवश्यकता होती है। यदि परागण का यह स्थानांतरण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता तो यह स्वपरागण कहलाता है। परंतु एक पुष्प के परागण दूसरे पुष्प पर स्थानित होते हैं तो उसे परागण कहते हैं। एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक परागणों का यह स्थानांतरण वायु, जल अथवा प्राणी जैसे वाहकों द्वारा संपन्न होता है। ये पुष्प में देखा वर्तिकाग्र ऊपर वाला वर्तिका, स्त्री केसर अंडाशय, अब बाह्यदल दल पंखुड़ी अपरागण कोष तंतु, जिसे पुकेसर, पुष्प का अंदरूनी काट। पुकेसर मतलब पुरुष भाग, स्त्री केसर मतलब स्त्री वाला भाग। स्त्री केसर मीन्स स्त्री वाला भाग, इसलिए परागण हो जाता है। संपन्न होता है। परागणों में उपयुक्त वर्तिकाग्र पर पहुंचने के पश्चात नर युग्म को अंडाशय में स्थित मादा युग्म तक पहुंचाना होता है। इसके लिए परागण से एक नलिका विकसित होती है तथा वर्तिका से होती हुई बीजांड तक पहुंचती है। निषेचन के पश्चात युग्मजन में अनेक विभाजन होते हैं तथा बीजांड में भ्रूण विकसित होता है। बीजांड से एक कठोर आवरण विकसित होता है तथा यह बीज में परिवर्तित हो जाता है। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है तथा परिपक्व होकर फल बनाता है। इस अंतराल में बाह्यदल, पंखुड़ी, पुंकेसर, वर्तिका और वर्तिकाग्र प्रायः मुरझाकर गिर जाते हैं। क्या आपने कभी पुष्प के किसी भाग को फल के साथ अस्थायी रूप से जुड़े हुए देखा? सोचिए, बीजों के बनने से पौधे का क्या लाभ है। बीज में भावी पौधे अथवा भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में मतलब नवयुक्त को विकसित कर सकता है, विकसित हो जाता है। इस प्रक्रम को ही अंकुरण कहते हैं। दे रखा है ऊपर, सबसे ऊपर परागण, उसके बाद वर्तिका, नर युग्मन, परागण, फिर से अंडाशय, फिर से मादा युग्मन। मादा युग्मन अंदर होता है और वाला आगे पड़ गया, जैसे वर्तिका पर परागणों के अंकुरण हो जाता है। कोई भी बीज जम जाता है। चने की कुछ बीज ले लीजिए, एक रात को जल में भिगो दीजिए और अधिक जल को फेंक दीजिए और भीगे हुए बीज को गीले कपड़े से ढक कर 1 दिन के लिए रख दीजिए। अब ध्यान से देखिए, बीज सूखे नहीं। बीजों को सावधानी से खोलकर उसे विभिन्न भागों पर प्रेक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण की तुलना 8.9 से कीजिए। क्या आपने सभी भागों को पहचान सकते हैं? उससे देखें कि बीज अंकुरित हो जाएगा। बीज पत्र, खाद्य संग्रह, कुंकर, भावी प्रवरोह, मूलांकर, भावी जड़, मानव में लैंगिक। अब देखिए मानव का जन्म कैसे होता है। अब तक हम इन विभिन्न स्पीशीज में जन्म की विभिन्न प्रणालियों की चर्चा करते रहे हैं। 8.9 में अंकुरण दिया था। आइए अब हम उस स्पीशीज के विषय में जानें जिससे हमारी सर्वाधिक रुचि है। वह है मनुष्य। मानव में लैंगिक जनन होता है। इस प्रक्रम में किस प्रकार कार्य करता है, आइए अब स्थूल रूप से एक असंबद्ध बिंदु से प्रारंभ करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आयु के साथ साथ हमारे शरीर में कुछ परिवर्तन आते हैं। आपने पहले भी कक्षा 8 में शरीर में होने वाले बदलाव के बारे में सीखा। कक्षा 1 से 10 तक पहुँचते पहुँचते हमारी लंबाई और भार बढ़ जाता है। हमारे दांत तो जो गिर जाते हैं वह दूध के दांत कहलाते हैं। नए दांत निकल आते हैं। वे सभी परिवर्तनों को एक सामान्य प्रक्रम वृद्धि में समूहबद्ध कर सकते हैं जिसमें शारीरिक वृद्धि होती है। परंतु किशोरावस्था के प्रारंभिक वर्षों में कुछ ऐसे परिवर्तन होते हैं जिन्हें मात्र शारीरिक वृद्धि नहीं कहा जा सकता, जबकि शारीरिक सौष्ठव
ही बदल जाता है, शारीरिक अनुपात बदलता है, नए लक्षण आते हैं तथा संवेदना में भी परिवर्तन आते हैं। इनमें से कुछ परिवर्तन तो लड़के एवं लड़कियों में एक समान होते हैं। हम देखते हैं कि शरीर के कुछ नए भागों जैसे कि आँख, कांग और जांघों के मध्य जननांगी क्षेत्र में बाल गुच्छे निकल आते हैं तथा उनका रंग भी गहरा हो जाता है। पैर, हाथ एवं चेहरे पर भी महीन रोमें आ जाते हैं। त्वचा अक्सर तैलीय हो जाती है तथा कभी कभी मुहासे भी निकल आते हैं। हमने अपने और दूसरे के प्रति अधिक सजग हो जाते हैं। दूसरी ओर कुछ ऐसे भी परिवर्तन हैं जो लड़के और लड़कियों से भिन्न होते हैं। लड़कियां के स्तन के आकार में वृद्धि होने लगती है। देखिए ध्यान से, एक समाज की बात है। तथा स्तनाग्र की त्वचा का रंग भी गाढ़ा होने लगता है। इस समय लड़कियों में रोज धर्म होने लगता है। लड़कों के चेहरों पर दाढ़ी मूछ निकल आती है तथा उनकी आवाज़ फटने लगती है। साथ ही दुआ स्वप्न अथवा रात्रि में शीशन भी अक्सर विवर्धन के कारण ऊर्ध्व हो जाता है। ये सभी परिवर्तन महीनों एवं वर्षों की अवधि में मंद गति से होते हैं। ये परिवर्तन सभी व्यक्तियों में एक ही समय अथवा एक निश्चित आयु में नहीं होते। कुछ व्यक्तियों में ये परिवर्तन कम आयु में एवं तीव्रता से होते हैं, जबकि अन्य में मंद गति से होते हैं। प्रत्येक परिवर्तन तीव्रता से पूर्ण भी नहीं होता। उदाहरण के लिए लड़कों के चेहरे पर पहले चितराए हुए से कुछ मोटे बाल परिलक्षित होते हैं तथा धीरे धीरे यह वृद्ध एक जैसे हो जाती है। फिर भी इन सभी परिवर्तनों में विभिन्न व्यक्तियों के बीच विविधता परिलक्षित होती है। जैसा कि हम नाक नक्शा अलग अलग है, उसी प्रकार इन बालों की वृद्धि का पैटर्न, स्तन अथवा शीशन की आकृति का आकार भी भिन्न भिन्न होते हैं। यह सभी परिवर्तन शरीर की लैंगिक परिपक्वता के पहलू हैं। इस आयु में शरीर में लैंगिक परिपक्वता क्यों परिलक्षित होती है? हम बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट कार्यों के संपादन हेतु विशिष्ट प्रकार की कोशिका की आवश्यकता की बात कर चुके हैं। लैंगिक जनन में भाग लेने के लिए जनन कोशिकाओं का उत्पादन इसी प्रकार एक विशिष्ट कार्य है तथा हम देख चुके हैं कि पौधों में भी इस हेतु विशेष प्रकार की कोशिकाओं का एवं ऊतक विकसित होते हैं। प्राणी जैसे कि मानव भी इस कार्य हेतु विशिष्ट ऊतक विकसित करता है। यद्यपि किसी व्यक्ति के शरीर में युवावस्था के आकार हेतु वृद्धि होती है, परंतु शरीर के संसाधन मुख्यतः इस वृद्धि की प्राप्ति की ओर लगे रहते हैं। इस प्रक्रम के जनन ऊतक की परिपक्वता मुख्य प्राथमिकता नहीं होती है। जैसे जैसे शरीर की वृद्धि दर धीमी होना शुरू होती है, जनन ऊतक परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं। किशोरावस्था की इस अवधि को यौन अवस्था पबरेटी कहा जाता है। अतः वे सभी परिवर्तन जिनकी हमने चर्चा के लिए जनन प्रक्रम में किस प्रकार संबंध है, हमें याद रखना चाहिए कि लैंगिक जनन प्रणाली का अर्थ दो भिन्न व्यक्तियों की जनन कोशिकाओं का पारस्परिक संलयन है। यह जनन कोशिकाओं के बाह्य मोचन द्वारा हो सकता है, जैसा कि पुष्पीय पौधों में होता है, अथवा दो जीवों के परस्पर संबंधों द्वारा जनन कोशिकाओं के आंतरिक स्थानांतरण द्वारा भी हो सकता है, जैसा कि अनेक प्राणियों में होता है। यदि जंतुओं को संगम के इस प्रक्रम में भाग लेना हो तो यह आवश्यक है कि दूसरे जीव उनकी लैंगिक परिपक्वता की पहचान कर सके। यौन आरंभ की अवधि में अनेक परिवर्तन जैसे कि बालों का नवीन पैटर्न इस बात का संकेत हैं कि लैंगिक परिपक्वता आ रही है। दूसरी ओर दो व्यक्तियों के बीच जनन कोशिकाओं के वास्तविक स्थानांतरण हेतु विशिष्ट अंग आवलिक संरचना की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए शीशन के ऊर्ध्व होने की क्षमता स्तनधारियों की जैसे कि मानव में शिशु माँ के शरीर में लंबे अवधि तक गर्भावस्थ रहता है तथा जन्मोपरांत स्तनपान करता है। इसी स्थितियों के लिए मादा के जननांगों एवं स्तन की परिपक्व होना आवश्यक है। आइए जनन तंत्र के विषय में जानें। नर जनन तंत्र: शुक्राणु, मूत्राशय, प्रोस्टेट ग्रंथि, शीशन, मूत्रमार्ग। ये विसरण कोश, शुक्रवाहिनी, मूलमात्र। जनन कोशिका उत्पादित करने वाले अंग एवं जनन कोशिकाओं को निषेचन के स्थान तक पहुंचने वाले अंग संयुक्त रूप से नर जनन तंत्र 8.10
में मानव नर जनन तंत्र दिखाया गया है, बनाते हैं। नर जनन कोशिकाएं अथवा शुक्राणु का निर्माण विषण में होता है। यह उदर गुहा के बाहर विषण कोश में स्थित होते हैं। इसका कारण यह है कि शुक्राणु उत्पादन के लिए आवश्यक ताप शरीर के ताप से कम होता है। एस्टेरोस्टेरोन हार्मोन के उत्पादन एवं श्रवण में विषण की भूमिका की चर्चा हम पिछले अध्याय में कर चुके हैं। शुक्राणु उत्पादन के नियंत्रण के अतिरिक्त एस्टेरोस्टेरोन लड़कों में यौन अवस्था के लक्षण को भी नियंत्रण करता है। शुक्राणुओं का मोचन शुक्र वाहिकाओं द्वारा होता है। ये शुक्र वाहिकाएं मूत्राशय से आने वाली नली से जुड़कर एक नई संयुक्त नली बनाती हैं। अतः मूत्र मार्ग यूरेथ्रा शुक्राणुओं एवं मूत्र दोनों के प्रवाह के उभय मार्ग हैं। प्रोस्टेट तथा शुक्राशय अपने स्राव शुक्रवाहिका में डालते हैं, जिससे शुक्राणु एक तरल माध्यम में आ जाते हैं। इसके कारण इनका स्तरण सरलता से होता है। साथ ही यह स्राव उन्हें पोषण भी प्रदान करता है। शुक्राणु सूक्ष्म संरचनाएं हैं जिसमें मुख्यतः आनुवांशिक पदार्थ होते हैं तथा एक लंबी पूंछ होती है जो मादा जनन कोशिका की ओर तैरने में सहायता करती है। मादा जनन तंत्र मानव में मादा जनन तंत्र नीचे योनि होती है, उसके बाद ग्रीवा होती है। ये गर्भाशय होता है। अंडवाहिनी और फेलोपियन ट्यूब अंडाशय होता है। मादा जनन कोशिकाओं में तथा अंडा कोशिका का निर्माण अंडाशय में होता है। ये कुछ हार्मोन भी उत्पादित करती हैं। चित्र 18.1 को ध्यानपूर्वक देखिए तथा मादा जनन तंत्र के विभिन्न अंगों को पहचानिए। लड़कियों के जन्म के समय ही अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। यौन प्रारंभ में इनमें से कुछ परिपक्व होने लगते हैं। 2 में से 1 अंडाशय द्वारा प्रत्येक माह एक अंडा परिपक्व होता है। महीन अंडावाहिनी अथवा फेलोपियन ट्यूब द्वारा यह अंडा कोशिकीय गर्भाशय तक ले जाते हैं तथा दोनों अंडवाहिकी संयुक्त होकर एक लचीली थैलानुमा संरचना का निर्माण करती है, जिसे गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय ग्रीवा द्वारा योनि में खुलता है। मैथुन के समय शुक्राणु योनि मार्ग में स्थापित होते हैं, जहाँ से ऊपर की ओर यात्रा करके वे अंडावाहिनी तक पहुँच जाते हैं, जहाँ अंडा कोशिका से मिल सकते हैं। निषेचित अंडा विभाजित होकर कोशिकाओं की गेंद जैसी संरचना या भ्रूण बनाता है। भ्रूण गर्भाशय में स्थापित हो जाता है, जहाँ यह लगातार विभाजित होकर वृद्धि करता है तथा अंगों का विकास करता है। हम पहले पढ़ चुके हैं कि माँ का शरीर गर्भधारण एवं उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है तथा गर्भाशय प्रत्येक माँ भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। इसके अतिरिक्त परत मोटी होती जाती है तथा भ्रूण के पोषण हेतु रुधिर प्रभाव भी बढ़ जाता है। भ्रूण को माँ के रुधिर से ही पोषण मिलता है। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो उस गर्भाशय की भित्ति में धंसी होती है। इसमें भ्रूण की ओर के ऊतक में प्रवर्धक होते हैं। माँ के ऊतकों में रक्त स्थान होते हैं जो प्रवर्धक को आच्छादित करते हैं। यह माँ से भ्रूण को ग्लूकोज, ऑक्सीजन एवं अन्य पदार्थों के स्थानांतरण हेतु एक वृहद क्षेत्र प्रदान करते हैं। विकासशील भ्रूण द्वारा अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं, जिनका निपटाना उन्हें प्लेसेंटा के माध्यम से माँ के रुधिर में स्थानांतरण द्वारा होता है। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग 9 मास का समय लगता है। गर्भाशय की पेशियों के लयबद्ध संकुचन से शिशु का जन्म होता है। क्या होता है जब अंडा का निषेचन नहीं होता है? यदि अंडा कोशिका का निषेचन नहीं होता है तो यह लगभग 1 दिन तक जीवित रहती है। क्योंकि अंडाशय प्रत्येक माह एक अंडा का मोचन करता है, अतः निषेचित अंडा की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्राप्ति माह तैयार ही करता है। अतः इसका अतिभित्ति मंसला एवं स्पॉन्जी हो जाती है। यह अंडा के निषेचन होने की अवस्था में उसके पोषण के लिए आवश्यक है, परंतु निषेचन न होने की अवस्था में इस परत को भी आवश्यकता नहीं रहती। अतः यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग में से रुधिर एवं मयूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में लगभग 1 मास का समय लगता है तथा इसे ऋतुस्राव अथवा रोजाधर्म कहते हैं। इसकी अवधि लगभग 2 से 8 दिनों की होती है। जन्म स्वस्थ
जैसा कि हम देख चुके हैं कि लैंगिक परिपक्वता का एक क्रमिक प्रक्रम है तथा यह उस समय होता है जब शारीरिक वृद्धि भी होती रहती है। किसी सीमा आंशिक रूप से तक लैंगिक परिपक्वता का अर्थ यह नहीं है कि शरीर तथा मस्तिष्क जनन क्रिया अथवा गर्भधारण योग्य हो जाए। हम यह निर्णय किस प्रकार ले सकते हैं कि शरीर एवं मस्तिष्क इस मुख्य उत्तरदायित्व की योग्य हो गया। इस विषय पर हम सभी पर किसी न किसी प्रकार का दबाव है। इस क्रिया के लिए हमारे मित्रों का दबाव भी हो सकता है, भले ही हम चाहें या न चाहें। विवाह एवं संतानोत्पत्ति के लिए परिवार दबाव भी हो सकता है। संतानोत्पत्ति से बचकर रहना का सरकारी तंत्र की ओर से भी दबाव हो सकता है। ऐसी अवस्था में कोई निर्णय लेना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। यौन क्रियाओं के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में हमें सोचना चाहिए कि कक्षा 9 में हम पढ़ चुके हैं कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोग का संचरण अनेक प्रकार से हो सकता है, क्योंकि यौन क्रिया के प्रागण शारीरिक संबंध स्थापित होते हैं। अतः इसमें आश्चर्य का कोई बात नहीं है कि अनेक रोगों का लैंगिक संचरण भी हो सकता है। इसमें जीवाणु जनित जैसे गोनेरिया तथा सिफिलिस एवं वायरस संक्रमण जैसे कि मस्सावार्ड तथा HIV एड्स शामिल है। लैंगिक क्रियाओं के दौरान क्या इन रोगों के संचरण का निरोध संभव है? शीशन के लिए आवरण अथवा कंडोम्स के प्रयोग से इन में से अनेक रोगों के संचरण कुछ सीमा तक निरोध संभव है। यौन लैंगिक द्वारा गर्भधारण की संभावना सदा ही बनी रहती है। गर्भधारण की अवस्था में स्त्री के शरीर एवं भावनाओं की मांग एवं आपूर्ति बढ़ जाती है एवं यदि वह आपके लिए तैयार नहीं है तो इसका उसके स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः गर्भधारण रोकने के लिए अनेक तरीके खोजे गए हैं। यह गर्भरोधी तरीके अनेक प्रकार हो सकते हैं। एक तरीका यांत्रिक अवरोध का है जिससे शुक्राणु अंडकोशिका तक न पहुँचे। इससे शीशन को ढकने वाले कंडोम अथवा योनि में रखने वाले अनेक युक्तियों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरी तरफ शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन का है जिसमें अंड का मोचन नहीं होता है तथा निषेचन नहीं हो सकता। ये दवाएं सामान्यतः गोली के रूप में ली जाती है, परंतु ये हार्मोन संतुलन को परिवर्तित करती हैं, अतः उनके कुछ विपरीत प्रभाव भी हो सकते हैं। गर्भधारण रोकने के लिए कुछ अन्य युक्तियों जैसे कि लूप अथवा कॉपर टी को गर्भाशय में स्थापित करके भी किया जाता है, परंतु गर्भाशय के उत्तेजन से भी कुछ विपरीत प्रभाव हो सकते हैं। यदि पुरुष की शुक्रवाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाए तो शुक्राणु का स्थानांतरण रुक जाएगा। यदि स्त्री में अथवा फेलोपियन नालिका को अवरुद्ध कर दिया जाए तो अंडडिंब गर्भाशय तक नहीं पहुंच सकेगा। दोनों ही अवस्थाओं में निषेचन नहीं हो पाएगा। शल्य क्रिया तकनीकी द्वारा इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न किए जा सकते हैं। यद्यपि शल्य तकनीकी भविष्य के लिए पूर्णतः सुरक्षित है, परंतु असावधानीपूर्वक की गई शल्य चिकित्सा से संक्रमण अथवा दूसरी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। शल्य क्रिया द्वारा अनचाहे गर्भ को हटाया भी जा सकता है। यह तकनीकी का दुरुपयोग उन लोगों द्वारा किया जा सकता है जो किसी विशेष लिंग का बच्चा नहीं चाहते हैं। ऐसे गैर कानूनी अधिकार मादा गर्भ को चयनात्मक गर्भपात हेतु किया जा रहा है। एक स्वस्थ समाज के लिए मादा नर लिंग अनुपात बनाए रखना आवश्यक है। यद्यपि हमारे देश में भ्रूण लिंग निर्धारण एक कानूनन अपराध है। हमारे समाज की कुछ इकाइयों में मादा भ्रूण की निर्मम हत्या के कारण हमारे देश में शिशु लिंग की अनुपात तीव्रता से घट रही है, जो चिंता का विषय है। हमने पहले देखा है कि जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करते हैं। एक समष्टि में जन्म दर एवं मृत्यु दर उसके आकार का निर्धारण करते हैं। जनसंख्या का विशाल आकार बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के स्तर में सुधार लाना दुष्कर कार्य है। एक सामाजिक असमानता हमारे समाज में निम्न जीवन स्तर के लिए उत्तरदायी है, तो जनन के आकार का महत्व इसके लिए अपेक्षाकृत कम हो जाता है। यदि हम अपने आसपास देखें तो आप जीवन के निम्न स्तर के लिए उत्तरदायी तो सबसे महत्वपूर्ण कारण का पहचान कर सकते हैं। प्रागरण क्रिया निषेचन प्रश्न में दे सकते हैं किस प्रकार भिन्न है। शुक्राशय और प्रोस्टेट ग्रंथि की क्या भूमिका एवं आरंभ के समय लड़की में कौन सा परिवर्तन दिखाई देता है। माँ के शरीर में गर्भधारण के पोषण किस प्रकार होता है। कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है तो क्या उसके यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगा। आपने क्या सीखा। जन्य यह प्रक्रम के विपरीत किसी
जीव में अपने अस्तित्व के लिए जनन आवश्यक नहीं है। जनन में एक कोशिकीय द्वारा DNA प्रतिकृति का निर्माण अथवा अतिरिक्त कोशिकाएं संगठन का सृजन होता है। विभिन्न जीवों द्वारा अपनाए जाने वाले जनन की प्रणाली इसके विपरीत अभिकल्प का शैल निर्भर करती हैं। खंडन विधि में जीवाणु एवं प्रोटोजोआ का कोशिका विभाजन होकर दो या दो से अधिक सतित कोशिकाएं का निर्माण करती हैं। यदि हाइड्रा जैसे जीवों का शरीर कई टुकड़ों में विलग हो जाता है तो प्रत्येक भाग में पुनरुद्भव द्वारा एक नए जीव का विकास हो जाता है। इनमें कुछ मुकुलन भी उभर कर नए जीवों का विकास कर सकते हैं, विकसित हो सकते हैं। कुछ पौधों में कायिक प्रवर्धन द्वारा जड़, तना तथा पत्तियों के नए पौधे विकसित होते हैं। उपरोक्त लैंगिक जनन की उदाहरण इसमें संतति में उत्पत्ति एक नए एकल जीव विष्ट द्वारा होती है। लैंगिक जनन में संतति उत्पादन हेतु दो जीव भाग लेते हैं। DNA प्रतिकृति की तकनीकी से विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं जो सब स्पीशीज के अस्तित्व के लिए लाभप्रद है। लैंगिक जनन द्वारा अधिक विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। पुष्प पौधों में जनन प्रक्रम में परागण से स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरित होते हैं। पुष्प जिसे परागण कहते हैं, इसका अनुगमन निषेचन द्वारा होता है और आरंभ में शरीर में अनेक परिवर्तन आते हैं। उदाहरण के लिए लड़कियों में स्तन का विकास, लड़कों के चेहरे पर नए बाल का आना लैंगिक परिपक्वता के चिन्ह है। मानव में नर जनन तंत्र में विषण शुक्राणुवाहिनी शुक्राशय, प्रोटोस्टेन ग्रंथि, मूत्रमार्ग तथा सीसन होते हैं। विषण शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। मानव के मादा जनन तंत्र में अंडाशय, डिंबवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि पाए जाते हैं। मानव में लैंगिक जनन प्रमुख प्रक्रिया में शुक्राणुओं का स्त्रियों की योनि में स्तरण होता है तथा निषेचन डिंबवाहिनी में होता है। गर्भधारणी गर्भ निरोधन युक्तियाँ अपनाकर गर्भ धारण को रोका जा सकता है। कंडोम ले लीजिए, गर्भ निरोधक गोलियाँ, कॉपर टी अथवा अन्य युक्तियों की इसके उदाहरण हैं।